नमस्ते एवरीवन, मैं सपना राणा रावत आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल सपनाज योगा डायरी में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं योगिक षटकर्म, जो कि सेकंड टॉपिक है योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर सिलेबस का, जो YCB कंडक्ट करती है। तो चलिए फिर बिना किसी डिले के शुरू करते हैं वीडियो। टॉपिक 1 ऑलरेडी कवर्ड है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। योगिक षटकर्म ये सेकंड टॉपिक है। और षटकर्म क्या होता है इसे समझिए पहले। षट मतलब 6 और कर्म मीन्स क्रिया। किस तरह की क्रिया? योगिक क्रिया। कैसी योगिक क्रिया? क्लिनजिंग, प्योरिफिकेशन की जो प्रैक्टिस होती है उसे षटकर्म कहते हैं। और योगा में, हठ योगा में 6 तरीके के 6 प्रकार के क्लिनजिंग टेक्निक्स बताए गए हैं, जो अलग अलग बॉडी पार्ट एरियाज पे काम करते हैं, क्लिनजिंग एक्शन होता है उसका। तो उन 6 क्रियाओं में से जो 3 प्रकार की क्रियाएं हैं वो है हमारे सिलेबस में। नीति में सूत्र नीति और जल नीति है। धोती में वमन धोती है, कुंजल भी जिसे कहते हैं। और कपाल भाती में वतक्रमा जो काइंड है, टाइप है, उसको इंक्लूड किया गया है। वतक्रमा वही कपाल भाती है जो हम मोस्टली समझते हैं। तो कपाल रिवर्स ऑर्डर में शुरू करते हैं कपाल भाती से। तो कपाल भाती में मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है जिसमें मैंने समझाया हुआ है कि कपाल भाती का मतलब क्या है, कपाल भाती कैसे करना है, कपाल भाती किनको नहीं करना चाहिए और कपाल भाती के क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि वो उस वीडियो में उतना मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो कपाल भाती के और सारी चीज़ें कवर्ड हैं उस वीडियो में, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और ये टॉप पे भी आपके पास आपको दिख रहा होगा। तो आप वो वीडियो देखिए, आपको कपाल भाती समझ में आ जाएगा। अभी बात करते हैं उन पार्ट्स की जो मैंने वीडियो में कवर नहीं किए हैं। कपाल भाती के बेनिफिट्स क्या हैं? तो कपाल भाती रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे अगर आप कपाल भाती, तो आपको कफ रिलेटेड प्रॉब्लम जो है नहीं होती है। आपका कफ और फिर क्या, जैसे नाम से ही पता चलता है, कपाल भाती, कपाल मतलब स्कल और भाती मतलब शाइन। तो कपाल, स्कल को हिंदी में खोपड़ी कहते हैं। तो जिस प्रैक्टिस से आपकी खोपड़ी चमकने लगती है उसे कपाल भाती कहते हैं। खोपड़ी में शाइन आएगी तो ऑफ कोर्स वो चेहरे पे भी रिफ्लेक्ट करेगी। तो कपाल भाती से एक नेचुरल ग्लो आता है, एजिंग रिवर्स होती है और फिर उसके बाद एजिंग रिवर्स तो आप ज़्यादा यंग दिखते हैं। कैसे? क्योंकि कपाल भाती में एक्सेल कांस्टेंट एक्सेलेशन होता है, एक्सपायरेशन ज़्यादा होता है, तो टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं शरीर के। और ये जो है फेफड़ों को बहुत मजबूत, इट स्ट्रेंथन्स योर लंग्स। तो इसीलिए जो है ना, कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं नहीं होते हैं। रेस्पिरेशन काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। आपका रेस्पिरेशन इम्प्रूव होता है तो सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, सर्कुलेशन इम्प्रूव हुआ तो डाइजेशन इम्प्रूव हुआ। तो ये सारी चीज़ें क्या है, रिलेटेड होती हैं। तो बताने के लिए याद रखिएगा कि कपाल भाती से जो है कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं और एक शाइन आती है चेहरे पे, नेचुरल ग्लो आता है, जो उसके नाम से ही पता चलता है, कपाल भाती। अभी आगे बढ़ते हैं। कपाल भाती में एक और सवाल आ सकता है। कपाल भाती जैसे इसमें लिखा है वतक्रमा, आपके उसमें है। तो वतक्रमा क्या है? इसको वतक्रमा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसे वत मतलब
एयर। और इस टाइप के कपालभाति को जो सिलेबस में है उसमें हम एयर यूज़ कर रहे हैं क्लिनजिंग के लिए। और जो बाकी दो वेरिएशन हैं व्युत्कर्मा और सितकर्मा, उसमें पानी यूज़ होता है। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा कि इसको वातकर्मा क्यों कहते हैं। एक और चीज़ पूछी जा सकती है जो हमारे पैनल में भी पूछी गई थी कि कपालभाति षटकर्म है या प्राणायाम। तो इसे याद रखिएगा कि हठ योग में कपालभाति जो है वो षटकर्म में कैटेगराइज होती है, प्राणायाम में नहीं। प्राणायाम में उसकी गिनती नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि प्राणायाम जो है, अगर पूछा गया तभी बताइएगा कि प्राणायाम मतलब उसका क्या, प्राण आयाम। प्राण को हम खींचते हैं, प्राण का रेगुलेशन करते हैं यूजिंग द ब्रेथ। सांस को यूज़ करके हम प्राण को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम सांस की बात करते हैं, कम से कम उसमें सांस लेना और छोड़ना, इसका रेगुलेशन होना ज़रूरी है। कम से कम मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आगे जाके कुंभक भी ऐड होता है, रिटेंशन ऑफ ब्रेथ। पर कम से कम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, मतलब सांस लेना और छोड़ना, इसका कंट्रोल हो तो वो प्राणायाम कहलाता है या कहलाना चाहिए। क्योंकि वो एक ब्रेथ मतलब हुआ, सिर्फ इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन को आप ब्रेथ नहीं कहते, सांस लेना और छोड़ना है ना, तो उसको हम एक ब्रेथ काउंट करते हैं ना। तो कपालभाति में जो है आप इंस्पायरेशन, इनहेलेशन कंट्रोल नहीं करते, आप सिर्फ एक्सहेलेशन ही कंट्रोल कर रहे हो, मतलब सांस का छोड़ना ही कंट्रोल करते हो। सांस का लेना जो है वो अपने आप होता है, वहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं होता। तो इसलिए हम इसको प्रॉपरली प्राणायाम नहीं कह सकते हैं। षटकर्म इसको इसलिए कैटेगराइज किया गया है क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो क्लिनजिंग इफेक्ट है। इट क्लिनजेस द फ्रंटल ब्रेन, जो फ्रंटल, इसका ध्यान में रखिएगा कि ब्रेन क्लिनजर काइंड ऑफ है। तो बिकॉज उसका इफेक्ट जो है क्लिनजिंग इफेक्ट है बॉडी में, माइंड में, तो इसीलिए उसको षटकर्म में कैटेगराइज करते हैं। तो ये हो गया कपालभाति। इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई सवाल मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, पर आपके दिमाग में अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो दो चीज़ और है, नेति है और धोती है, वमन धोती, कुंजल। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि ये दोनों जो प्रैक्टिसेस हैं आप सीखिए और अच्छे से सीखिए, क्योंकि ये आपके सिर्फ एग्ज़ाम में नहीं, एज ए पर्सनल प्रैक्टिशनर भी आपके योगा प्रैक्टिस में भी काफ़ी हेल्प करेगा। आपकी प्रैक्टिस बेटर होती जाएगी। और प्लस दूसरा, जब आप सिखाएंगे एज अ टीचर आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि लोगों को इन प्रैक्टिसेस की बहुत ज़रूरत है। मैंने बहुत सारे लोगों को सिखाया है वमन धोती और जल नीति। और अभी स्पेशली कोविड के बाद लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो गया है, लोगों को सांस लेने में छोड़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बहुत हो गए हैं, अस्थमा बहुत हो गया सुनने में आता है, एंड देन उसके बाद डस्ट एलर्जी इतने डेवलप हो गए हैं, ये सब सुनने को आता है। तो इन सब में ये जो है ये जल नीति बहुत हेल्प करती है। और कुंजल, पेट की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई है, तो कुंजल प्रैक्टिस बहुत हेल्प करता है, स्टमक क्लेंस करता है वो। तो ये दोनों प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो आपको बहुत एडवांटेज देंगी एज अ योगा टीचर। तो इसको बहुत अच्छे से सीखिएगा। इसको मैं किसी वीडियो में डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दूंगी, क्योंकि ये ठीक नहीं होगा क्योंकि मैं कैसे करती हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप मुझे देख के कैसे कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुझे देखना एज अ टीचर। मैं तो करके दिखा दूंगी, पर उसे देख के आप कैसे कर रहे हैं वो मैं नहीं देख पाऊंगी। तो इसलिए मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दूंगी, इसको मैं 1-on-1 ही सिखाना प्रेफर करती हूँ।
तो मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा कि अगर आपको लोकली कोई टीचर मिल जाता है जो बहुत अच्छे से जल नीति और कुंजल जानता हो, आप उससे सीखिए। अगर आपको लोकली कोई टीचर नहीं मिल रहा, अच्छा टीचर जो खुद प्रैक्टिस करता हो, सिर्फ जानना ज़रूरी नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं 1-on-1 क्लास ले लूँगी। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो मैं एक क्लास के जल नीति और वमन धोती, कम से कम ये आपको सीखना चाहिए। इसको सिखाने के मैं 1000 रुपीज़ चार्ज करूँगी। अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो 2000 रुपीज़ चार्ज करूँगी पर सेशन का, और एक सेशन में सीख जाते हैं सब। एक ही केस ऐसा रहा है जिसमें मुझे 2 सेशन लेना पड़ा है, बट मेजॉरिटी जो है वो एक सेशन में सीख जाती है। और सीखने के बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आप उसके छोटी छोटी चीज़ें भी समझ सकें। तो ये हो गया प्रैक्टिस पार्ट कि इसको तो आपको पर्सनली ही सीखना है मेरी तरफ से, और इसको आपको सीखना ही चाहिए अगर आपको एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक करना है तो। क्योंकि जब एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा, एग्ज़ामिनर आपसे ये पूछेगा कि आप योगिक षटकर्म करते हैं तो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करते हैं। तो अगर आप कपालभाति कहेंगे तब भी चलेगा पर मेजॉरिटी जो है, जैसे मैंने अपने पैनल में भी देखा, मेजॉरिटी कपालभाति ही कहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो जल नीति और कुंजल वगैरह सीख के जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। तो वो आपका एक एडवांटेज रहता है अगर आपके पैनल में सिर्फ आप ही हो जो जल नीति और कुंजल करते हो, तो ऑब्वियसली आपने एक इम्प्रेशन बना दिया है एग्ज़ामिनर में कि आप कुछ ऐसे ही योगा टीचिंग नहीं करना चाहते, आपने बेसिक प्रैक्टिस षटकर्म सीखी है, क्लिनजिंग प्रैक्टिस आप करते हो। तो डेफिनेटली आप इसको सीखना। अभी मैं प्रैक्टिस का थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ और बता देती हूँ कि किस तरीके के सवाल वहाँ पे आ सकते हैं। और जो भी आप प्रैक्टिस वहाँ पे बोलोगे ना कि मैं ये करता हूँ, तो उससे रिलेटेड सवाल वहाँ पे आता है। एक और चीज़, जैसे कपालभाति के बारे में मैंने एक चीज़ मिस कर दी, कपालभाति में एक और सवाल पूछा जा सकता है जो हमारे पैनल में भी पूछा गया था। एक ने जब बोला था कि मैं कपालभाति प्रैक्टिस करती हूँ, तो उनसे नेक्स्ट सवाल पूछा था कि घेरन संहिता में कितने प्रकार के कपालभाति हैं। ये सवाल आप ऐसे तैयार करेंगे थियोरी के लिए भी, तो वहाँ पे 3 तरीके के कपालभाति बताए गए हैं, वामक्रम और व्युत्क्रम और सिद्धक्रम। तो उसको पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद तो सॉरी फॉर टेकिंग यू बैक टू कपालभाति। अब वापस आते हैं नीति और धोती में। तो अभी मैं पहले बताती हूँ नीति में वैसे तो सूत्र नीति और जल नीति है। सॉरी हम पीछे से चल रहे हैं, तो पहले धोती की बात करते हैं। तो धोती में है वमन धोती विच इज़ कुंजल। तो कुंजल में क्या करते हैं, हम बहुत सारा पानी लेते हैं और उसे पीते हैं। पानी कैसा होता है, पानी गर्म होता है, गुनगुना नहीं होता, गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी के साइड में जाता है, पर इतना गर्म नहीं कि आपका मुंह जल जाए। यू शुड बी कंफर्टेबल कि आप उसको पी सको। तो आपको बहुत सारा पानी, जितना आप पी सकते हो, जितना यहाँ तक आपको भरना है पानी, तो आप मालासन में जो स्क्वेटिंग पोजीशन है उसमें आप बैठते हैं मालासन में और आप बहुत सारा पानी पीते हैं। पानी को आपको जल्दी जल्दी पीना है, जितना जल्दी आपको कंफर्टेबल हो, और उसके बाद उस पूरे पानी को आपको निकाल बाहर करना है, वॉमिट आउट करना है। तो ये होता है कपालभाति में। तो इसमें सवाल आ सकते हैं कि कितना पानी पीते हैं कितना पानी पीना चाहिए। तो ये ऑफ कोर्स वेरी करेगा, पर ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी कैसा होना चाहिए, पानी गर्म होना चाहिए। मैंने जैसे बताया आपको कौन से पोजीशन में बैठ के, तो मालासन में आपको धोती करनी है। और धोती के क्या बेनिफिट्स हैं,
तो धोती के बेनिफिट्स ये हैं कि धोती जो है स्टमक क्लीन करती है। जैसे मैंने बोला, हर एक उसका जो है षटकर्मिक प्रैक्टिस का एक अपना इफ़ेक्ट है, क्लिनजिंग इफ़ेक्ट। तो ये जो है ये स्टमक क्लिनज करती है। और बेसिकली स्टमक क्या कहूँ, यहाँ से फूड पाइप लेके नीचे पूरा ये जो है इसोफिगस नीचे तक जाता है। तो पूरा ये आपका स्टमक क्लीन कर देता है। तो इससे क्या होगा, स्टमक क्लीन होगा तो स्टमक बॉर्न डिजीज़ेज़ आपको नहीं होंगी। जैसे कहते हैं कि 90% मोर देन 90% डिजीज़ेज़ जो हैं आजकल स्टमक बॉर्न हैं, पेट में ही उसकी पैदाइश होती है। तो अगर पेट साफ रहेगा तो आप इन सभी रोगों से बचे हुए होंगे। तो आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अगर कॉन्स्टिपेशन होता है, एसिडिटी होती है, और ये होता है, क्या कहते हैं, एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, गैस होता है, तो आपको बहुत हेल्प करेगा कुंजल। और फ़ैट लॉस में बहुत हेल्प करता है कुंजल। जो आपका एक्स्ट्रा फैट है वो रिड्यूस कर देगा, क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो सब बाहर आ जाता है। और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी फूड क्रेविंग कंट्रोल हो जाती है। पर अगर आपसे पूछा जाएगा इसके क्या बेनिफिट्स हैं टू द पॉइंट, तो इसको आप बताइएगा कि कफ और पित्त रिलेटेड डिजीज़ेस आपको ये क्योर करता है, क्योंकि यही दिया हुआ है इसमें घेरन संहिता में शायद। हाँ, तो आप इसको बताएंगे कि कफ और पित्त रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व करता है। आगे धोती हो गया। धोती किसको नहीं करना चाहिए, तो जिसको घुटने की प्रॉब्लम है वो तो बैठ ही नहीं सकता, और उसमें मालासन में तो जिसको घुटने की प्रॉब्लम वो नहीं बैठ पाएंगे। जिसको हाई ब्लड प्रेशर है वो नहीं कर पाएंगे, ब्लड प्रेशर ही उनका बहुत ज़्यादा है तो हाई बीपी वाले नहीं कर पाएंगे। जिनको स्टमक अल्सर है वो भी, उनको भी ये धोती नहीं करना चाहिए। तो इतना काफ़ी है धोती के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेति। नेति में सूत्र नीति और जल नीति अगर आप दोनों सीखते हैं बहुत अच्छी बात है। पर मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है देखने में, सूत्र नीति बहुत कम लोग कर पाते हैं। कम लोग क्यों कर पाते हैं, क्योंकि इसको ना वो देखते डर जाते हैं। पहले तो प्रोसेस क्या है कि आपको कॉटन का ऊल लेना है, कॉर्ड लेना है, नाक से डालना है, मुंह से निकालना है, तो वो प्रोसेस सुन के ही डर जाते हैं, करते टाइम पे फिर डर जाते हैं। तो बहुत कम लोग हैं जो सूत्र नीति कर पाते हैं, पर उसके बारे में मैं बात करूँगी। पहले जल नीति की बात करते हैं। जल नीति आसान है। जल नीति वमन धोती कम से कम आपको सीखनी चाहिए, और आप दोनों आसानी से सीख सकते हो। कोई भी सीख सकता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी सिखाया है जिनको सुन के वो भी डर लगता था, पर उन्होंने जब किया तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये तो बड़ा आसान है। तो बस हिम्मत चाहिए, वो मिल जाएगी। तो जल नीति आसान है, वो कर सकते हैं आप। जल नीति से रिलेटेड सवाल क्या आते हैं, तो जल नीति में पहले तो प्रोसेस समझ लीजिए क्या करते हैं। एक जल नीति लोटा लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं, पानी फिर से गर्म होता है। गर्म मतलब ल्यूक वार्म जो वाटर होता है उससे थोड़ा ऊपर जाइएगा, टेम्परेचर थोड़ा ऊपर होता है, तो वो गुनगुना नहीं होता, गुनगुने से थोड़ा गर्म साइड में होता है। इतना गर्म नहीं कि आपकी नाक जल जाए, नाक के जो बाल है वो जल जाए, कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें आप नमक डालते हैं ना, तो सलाइन वाटर जो होता है, नमकीन पानी, वो जाता है। तो एक नॉस्ट्रल से आप उसको डालते हैं पानी और दूसरे नॉस्ट्रल से निकलता है। तो यहाँ पे क्या क्लेंजिंग एक्शन हो रहा है, यहाँ पे नेज़ल पैसेज, यहाँ से जा रहा है पानी और इधर से निकल रहा है, तो ये नेज़ल पैसेज जो है, साइनसेस, वो क्लीन होते हैं। तो ये बेसिकली तो पहले एक साइड से करते हैं, फिर दूसरे साइड से भी करते हैं। तो ये जल नीति का प्रोसेस होता है। तो इसमें सवाल क्या आते हैं, इसमें सवाल ये आते हैं कि जल नीति में कितना नमक डालते हैं। तो एक लोटे में अप्रॉक्सीमेटली आप 1 टीस्पून ऑफ नमक डाल सकते हैं।
जो छोटी वाली चम्मच आती है ना, वो भर के आप डाल सकते हैं। तो इतना ये अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन है, क्योंकि नमक को भी अलग अलग नमक, कुछ ज़्यादा नमकीन होते हैं, कुछ कम नमकीन होते हैं आजकल। तो नमक कैसा लेना चाहिए, आप कोई भी नमक ले सकते हो, पर नमक में इम्पॉर्टेंट ये है कि पानी में वो पूरी तरीके से घुलना चाहिए, पानी में उसके पार्टिकल्स नहीं रहने चाहिए। अगर आपको दिख रहा है, जैसे रॉक सॉल्ट बहुत टाइम लेता है, ये पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट बहुत टाइम लेता है वो डिज़ोल्व होने में, घुलने में, उसके पार्टिकल्स रह जाते हैं। तो अगर उसके पार्टिकल्स रह गए हैं तो उसे छान दीजिए, क्योंकि ये नमक जो है, नमक के पार्टिकल्स नाक में नहीं रहने चाहिए। तो पानी में डिज़ोल्व हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद सवाल आता है कि हम सलाइन वाटर क्यों यूज़ करते हैं, नमकीन पानी क्यों यूज़ करते हैं, प्लेन वाटर क्यों नहीं यूज़ करते हैं। तो हम नमकीन पानी इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ऑस्मोसिस, अगर आपने सुना हो, ये साइंस के स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा ऑस्मोसिस। तो बेसिकली नमकीन पानी इसलिए डालते हैं ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रहे जो नेज़ल एरिया। तो क्या है इसका मतलब, क्या है ऑस्मोसिस? तो ऑस्मोसिस के हिसाब से क्या होता है कि जब दो तरीके के लिक्विड आपस में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, दो तरीके के ऐसे लिक्विड जिनका कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट मतलब वो पार्टिकल जो उसमें घुला है, उसका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, ठीक है। तो जो है वो लिक्विड जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, वो लिक्विड से पानी की जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स कहते हैं मॉलिक्यूल्स हैं, वो उसमें से जो है उस लिक्विड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, जिसमें पानी की मात्रा कम है। तो समझिए जैसे हमारे नाक का एरिया ये है, ये जो है ये पूरा सूखा नहीं है, यहाँ पे मॉइस्चर है, यहाँ पे म्यूकस है, यहाँ पे एक लिक्विड है जो कि नमकीन है। तो अगर हमने प्लेन वाटर यूज़ किया तो क्या होगा, क्योंकि प्लेन वाटर में वाटर का एलिमेंट ज़्यादा है, पर म्यूकस में और भी सारी चीज़ें हैं, वो सिर्फ पानी नहीं है। तो क्या होगा कि ऑस्मोसिस के हिसाब से जो प्लेन वाटर है, तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उस नेज़ल एरिया के जो हमारा बॉडी लिक्विड है, यहाँ पे जो फ्लूइड है, जो म्यूकस है, उसमें एंटर कर जाएगा। तो उसमें एंटर हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं करना है, ये पर्पस नहीं है। वो म्यूकस जो है वो अपने आप में किसी रीज़न की वजह से है ना, वो मॉइस्ट रखता है, वो बाहर के गंदगी को अंदर जाने नहीं देता, ट्रैप करता है। तो उसका जो भी कॉम्पोजिशन है वो वैसे ही छोड़ना है, हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। हम ये चाहते हैं कि इस एरिया में अगर कुछ भी ब्लॉकेज वगैरह है तो वो खुल जाए, बस। तो हमें एक्सटर्नल क्लिनजिंग चाहिए इस एरिया की, है ना, ये पर्पस है। तो इसलिए हम नमक डालते हैं, क्योंकि नमक डालने से क्या होगा कि सॉल्यूट घुल रहा है, हमने एक और पदार्थ डाल दिया जिससे कि सिर्फ पानी नहीं है उसमें, अब वो नमकीन पानी हो गया है। और वो जब आपने नमक डाला तो वो पानी में उतना नमक होना चाहिए, मैंने जैसे बोला 1 टीस्पून ऑफ वाटर अप्रॉक्सीमेटली, वो उतना नमक इसलिए डालना है ताकि हमारा जो बॉडी फ्लूइड का नमक है उतना नमक वो मैच कर जाए। नमक कहाँ है, कहाँ नहीं है, आप आंखों के आंसू को देख लीजिए, आंसू नमकीन होते हैं, पसीना नमकीन होता है, हमारी नोज़ ही अगर आपने बचपन में कभी खाई हो वो भी नमकीन होती है। तो सब में ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ नमक होता है, राइट। आपका स्वेट, टीयर्स और वो,
तो आपका जो जल नीति पॉट में आपने जो नमक डाला है पानी में, तो वो पानी को उतना ही नमकीन कर देना उसको कर देना है जितना हमारा बॉडी फ्लूइड, ये म्यूकस नमकीन है, जितना हमारा टीयर नमकीन है। ऐसे सोचिए, म्यूकस मत बोलिएगा, टीयर नमकीन है। आंसू, जितने आंसू में जितना नमक होता है उतना ही पानी में हमें नमक मिलाना है, ताकि दोनों का कॉन्सेंट्रेट, दोनों ही इक्वली कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड बन जाए। और जब वो पानी यहाँ से एंटर करे तो उसमें से पानी जो है वो म्यूकस में एंटर नहीं करे, बॉडी फ्लूइड में एंटर नहीं करे। दोनों अगर उतने ही बराबर नमकीन होंगे तो ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस, अगर पूछा गया तो। क्योंकि ये पूछा गया था हमारे पैनल में कि नमक क्यों मिलाते हैं, तो मैंने प्रोसेस अच्छे से आपको समझा दिया है। आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप बोल दीजिएगा कि नमक इसलिए मिलाते हैं ताकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर हो वो मेंटेन रहे। पानी अगर प्लेन जाएगा तो पानी जो है ऑस्मोसिस की वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसमें एंटर कर सकते हैं। और जब हम नमक ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, पानी का और जो नेज़ल में फ्लूइड है उस फ्लूइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम, उसे हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। दो लिक्विड आइसोटोनिक हो गए, मतलब दोनों का बराबर मात्रा है उसका। तो हम इसलिए उसमें नमक डालते हैं और उतना ही नमक डालते हैं जितना नमकीन हमारे आंसू होते हैं। सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। अगर अभी भी इसमें कुछ अनक्लियर हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट्स में। तो ये हमने आप समझ के नमक क्यों ऐड करना है। फिर उसके बाद तो उस पानी से फिर हम जल नीति करेंगे, और जल नीति करने के बाद जो होता है कपालभाति करते हैं, विगरस कपालभाति करते हैं। और भी कुछ क्रियाज हैं जो करते हैं, जो मैं आपको तभी सिखाऊंगी अगर आप जल नीति सीखेंगे। वैसे कोई भी सिखाएगा उसको, दिस इज़ नॉर्मल प्रैक्टिस कि जल नीति करने के बाद आपको कुछ प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं। कपालभाति विगरसली कराया जाता है। क्यों कराया जाता है, एक तो याद रखिएगा कि इसके बाद कपालभाति करते हैं, और दूसरी चीज़ क्यों करते हैं ये समझिए। जब आपने जल नीति ख़त्म कर दिया दोनों साइड से, तो क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे ट्रैप्ड हो जाता है। ऑफ कोर्स पूरा तो पानी एकदम निकल नहीं जाएगा, कुछ पोर्शन उसका यहाँ पे फंस जाएगा, रह जाएगा। तो उस पानी को हमें बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि अगर, जैसे मैंने बोला, नमक घुल जाना चाहिए पूरी तरीके से, हमें नमक के पार्टिकल्स नहीं दिखने चाहिए। ये जो पानी फंसा हुआ है वो नमकीन है। ये नमकीन पानी जब सूख जाएगा तो नमक के पार्टिकल्स जो हैं वो नाक इस एरिया में लॉक हो जाएंगे और उससे हेल्थ इश्यू हो सकता है। तो हमें कोई हेल्थ इशू नहीं चाहिए हम तो हेल्थ के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो पानी अंदर यहाँ फंसा है उसको निकाल दिया जाए। इसीलिए हम विगरस कपालभाति करते हैं, बहुत राउंड ऑफ कपालभाति और कुछ और भी प्रैक्टिसेस करते हैं जिससे ये पानी निकल जाए जो ट्रैप्ड है। तो कपालभाति में जैसे फोर्सफुल एक्सलेशन करते हैं तो ताकि ये पानी जो है वो एक्सपायरेशन के थ्रू बाहर निकल जाए, इसलिए कपालभाति करते हैं, ताकि कोई थोड़ा सा भी ट्रेस ऑफ वाटर जो है वो यहाँ पे लॉक ना हो। तो ये हो गया जल नीति। जल नीति के बेनिफिट्स क्या होते हैं। नीति का जो कवर हुआ है उसमें घेरन संहिता और हठ योग प्रदीपिका में दोनों ने सूत्र नीति की बात करी है, जल नीति की बात नहीं करी है। तो जल नीति क्या करता है, जल नीति जो है वो आपके फ्लेम रिलेटेड इश्यूज, नीति इन जनरल फ्लेम रिलेटेड इश्यूज मतलब कफ रिलेटेड जो इशू है, साइनस जैसे कफ रिलेटेड यहाँ पे ब्लॉकेज है तो यहाँ पे अगर आपका वो कफ फंसता है तो दिक्कत होती है।
तो यहाँ पे आपका क्लिंज कर देगा वो। तो यहाँ पे कफ रिलेटेड इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, यहाँ पे साइनस होता है, साइनस की प्रॉब्लम होती है ना, उसको ठीक कर देता है। माइग्रेन इशू में काफ़ी हेल्प मिलती है। एंड देन उसके बाद अस्थमा में काफ़ी हेल्प मिलता है। एंड नेति की रेगुलर प्रैक्टिस से आई थिंक हठ योग प्रदीपिका में है कि या इसमें सर्वाइकल में माइल्ड सर्वाइकल एरिया में और स्कैपुलर एरिया मतलब शोल्डर ब्लेड्स के एरिया में काफ़ी हेल्प मिलती है। वहाँ पे अगर कोई इशू है तो वहाँ पे काफ़ी रिलीफ मिलता है। आई साइट क्लियर होती है, ब्रेन क्लिंजर है नेति। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए तो ब्रेन क्लिंजर, आई साइट, ये तो बहुत आसानी से है, याद रखिएगा क्योंकि इस एरिया में याद रखना बहुत आसान है। इस एरिया में क्लिंजिंग होती है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ब्लॉकेज मतलब यहाँ पे कफ म्यूकस अगर जमा हुआ हो तो वो क्लीन करता है। तो यहाँ साइनसेस क्लीन हो जाएंगे तो साइनस रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा। कफ रिलेटेड प्रॉब्लम याद रखिएगा, वो ठीक करता है। फिर उसके बाद आई साइट, तो यहाँ ये अगर क्लियर हुआ तो आइज़ यहीं पे हैं, आइज़ पे उसका असर पड़ेगा तो आई साइट इम्प्रूव होगी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि घेरन संहिता और पतंजलि योग सूत्र में दोनों में नेति का क्या एडवांटेज बताया गया है, तो दोनों में आई साइट के बारे में बोला गया है। दोनों में फ्लेम रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं, कफ जो मैंने बताया वो रिलेटेड इश्यूज़ वो ठीक करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर फ्लेम रिलेटेड इशू पूछते हैं तो साइनस है, माइग्रेन है, अस्थमा है, ये सब आप बता सकते हैं। अगर ये हो गया, फिर उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कोई ऐसा केस है जिसमें जल नेति नहीं कर सकते हैं तो एक बात तो आप कह सकते हैं कि अगर किसी को सर्वाइकल है या सर्वाइकल मेजर सर्वाइकल इशू है, स्पाइनल इश्यूज है, तो वो कैसे टिल्ट करेगा, क्योंकि उसमें क्या ऐसे बहुत देर तक वो करेंगे तो उनको दर्द बढ़ सकता है। तो उस केस में काफ़ी सेंसिटिव चीज़ है ये। तो थोड़ा सर्वाइकल ठीक करने के बाद ही इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद और हाँ, क्योंकि इसके बाद विग्रस कपालभाति करते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर जिनको है उनको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं इन द बिगिनिंग। मतलब जो एडवांस प्रैक्टिशनर है वो तो सिखा सकते हैं। जल नीति पे आई डोंट थिंक ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, पर अगर पूछ लिया गया तो ये ध्यान में रख के आप बता सकते हैं कि क्योंकि उसमें गर्दन ऐसे टेढ़े करनी पड़ती तो सर्वाइकल जिनको है उनको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद हाई बीपी, बिकॉज इसमें पानी ट्रैप्ड अगर है तो फिर उसके बाद उसको निकालना भी है, इसीलिए जो है कपालभाति हाई ब्लड प्रेशर वालों को नहीं करना चाहिए। तो वो सारे आप कॉन्ट्राइंडिकेशन जो कपालभाति के हैं वो यहाँ पे साइड कर सकते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद आया सूत्रनेति। सूत्रनेति में क्या है? सूत्रनेति ऑफ कोर्स अगर आपने सीखी है तो बहुत अच्छी बात है। सूत्रनेति में मैंने भी सूत्रनेति बोला था तो मुझसे पूछा गया था सूत्रनेति कैसे करते हो, किस तरीके के कॉर्ड से करते हो, कैथेटर से करते हो या कॉटन उससे करते हैं। तो मैंने बोला था कि मैं कैथेटर से नहीं करती हूँ, मैं कॉटन वैक्स कोटेड कॉटन थ्रेड से करती हूँ, क्योंकि यही ट्रेडिशनली यूज़ होता आया है। और इससे क्या एग्जामिनर के दिमाग में इम्प्रेशन बहुत अच्छा बनता है कि आपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑथेंटिक मैनर में सीखी हैं और ऑथेंटिक मैनर में आप उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आप सूत्रनीति जानते हो, आप कैथेटर से करते हो, तो आप सूत्र से करो, आपको और अच्छा लगेगा, आसान है और उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट है। मैंने कभी ऑनेस्टली कैथेटर से नहीं किया, पर जो सूत्र से फीलिंग आएगी आई एम श्योर वो उससे नहीं आएगी। खैर सवाल पे फिर आते हैं कि कैसे क्या सवाल आ सकते हैं।
तो वही पूछा गया था कि प्रोसेस क्या होता है उसमें। तो सूत्र में कुछ नहीं, वैक्स कोटेड वो होता है, वैक्स आधा वैक्स का होता है, आधा कॉटन लूज थ्रेड होते हैं। तो उन्होंने मुझसे डायमेंशन पूछा था कि कितना लंबा होता है ये कॉर्ड। तो हठ योग प्रदीपिका में दिया है 6 इंचेस लॉन्ग होते हैं ये। मैं जहाँ पे भी रेफरेंस हो सके दे रही हूँ बुक का, क्योंकि जब आप बुक का रेफरेंस देते हो तो अच्छा रहता है। कभी कभी वो आपसे पूछ भी लेते हैं कि हठ योग प्रदीपिका के हिसाब से कितने लंबा ये होना चाहिए। तो 6 इंचेस लॉन्ग दिया हुआ है वो उधर। फिर उसके बाद सवाल पूछते हैं किस तरीके का होता है, तो आप बताएंगे कि हाफ कोटेड वैक्स होता है। फिर वो पूछते हैं कि किस तरीके का वैक्स होता है, तो मैंने बोल दिया था कि नेचुरल वैक्स होता है, और नेचुरल वैक्स ही वैक्स की कोटिंग होती है उसमें। और उस वैक्स वाले पार्ट को आप ठंडे पानी से धोते हो, और जो कॉटन थ्रेड्स वाला एरिया है वो उसको आप गर्म पानी से धोते हो। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि अगर आपने वैक्स वाला एरिया गर्म पानी से धो दिया तो वो वैक्स मेल्ट होने लगेगी, तो बहुत जल्दी आपकी जो सूत्र है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए हमेशा जब भी सूत्र को धोते हैं तो वैक्स वाले एरिया को हम ठंडे पानी से धोते हैं, और कॉटन वाले एरिया को हम लोग गर्म पानी से धोते हैं। बाकी उसको कैसे करते हैं डिटेल में वो मैं आपको तब बताऊंगी अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो। पर मेरा एडवाइस यही रहेगा, इसे आप पर्सनली लोकल टीचर से सीखिए, क्योंकि इसको सीखने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत हाई चाहिए स्टूडेंट का कि मुझे ये सीखना है। क्योंकि मुझे आज भी याद है जब मैं सीख रही थी मेरे अंदर ये चीज़ थी कि मुझे ये सीखना है। मेरे सर दूर थे, वो मेरे पास आए भी नहीं थे मुझे देखने के लिए या मुझे बताने के लिए। मैं बस उनको सुन रही थी, और सुनते सुनते मैंने कर लिया, तो आपका मेंटल स्टेट ऐसा होना चाहिए पॉजिटिव। तो अगर आपका मेंटल स्टेट इतना पॉजिटिव है कि मैं अगर आपको बोलूँ कि इस तरीके से जाओ, ये करो, तो आप उसे कर लो। बिकॉज ऑफकोर्स आपको पकड़ के कराने के लिए तो मैं नहीं हूँ वहाँ पे तो सूत्र नीति इसलिए सीखिए, काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर से आते हैं, तो ये सूत्र नीति की बात हो गई। सूत्र नीति के जो बेनिफिट्स हैं वो इसमें भी एप्लीकेबल हैं, क्योंकि घेरन संहिता में, और इसे याद रखिएगा, घेरन संहिता और हठ योग प्रदीपिका दोनों में नीति के नाम पे सूत्र नीति को ही डिस्क्राइब किया गया है। तो सूत्र नीति को ही डिस्क्राइब किया गया है। इसके बेनिफिट्स में है कि आईसाइट ठीक करता है, ब्रेन क्लिनजर है, और सर्वाइकल एरिया में हेल्प करता है, और शोल्डर ब्लेड्स रीजन में ये हेल्प करता है। तो और फ्लेम रिलेटेड डिसऑर्डर्स में हेल्प करता है। तो फ्लेम रिलेटेड डिजीजेस अगेन एस्थमा हो गया, साइनस, माइग्रेन, इस एरिया में बहुत इम्प्रूवमेंट देखा है मैंने पर्सनली। तो ये सारी चीज़ें हैं बताने के लिए एडवांटेज। प्लस सूत्र नीति का एक एडवांटेज है जो जल नीति में देखने को नहीं मिलता, और ये बुक में भी नहीं है। डेविएटेड सेप्टम, कई लोगों को डेविएटेड सेप्टम होता है। तो जो समझिए इसको, जल नीति तो जो है जो ये ब्लॉकेज क्लीन कर दिया, पर सूत्र से क्या होता है, सूत्र जब घिसती है कहीं पे तो वो उसमें वो शेप करते जाती है ना। तो डेविएटेड सेप्टम मतलब क्या होता है कि अंदर ये नेज़ल एरिया में कोई बोन या कार्टिलेज ऐसे उसकी ग्रोथ हो गई है कि जो हवा का फ्लो अंदर जा रहा है वो ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है, उसमें रुकावट होने लगती है। तो उन लोगों को सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत आती है। तो अगर ऐसे लोगों को अगर वो यंग हैं, जितना जल्दी हो सके उतना, बिकॉज़ जब आप यंग होते हो, छोटे होते हो, टीनेज में अगर हो, तो जितना यंग हो तो आपका बोन और वो जो है ना घिसना उतना आसान हो जाता है, उसको मोल्ड करना, शेप करना उतना आसान हो जाता है। तो वो तब अगर सूत्र नीति आपने सीख लिया है तो वो फिक्स हो जाता है।
सूत्र नीति डेविएटेड सिस्टम को उस फिक्स कर सकती है। क्योंकि अगर आप एलोपैथी में जाओगे वहाँ पे मेडिसिन या उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। स्प्रे वगैरह से भी ब्लॉकेज, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एरिया बहुत नैरो हो जाता है तो ब्लॉकेज होना ऑब्वियस है। तो वो कुछ स्प्रे वगैरह देते हैं डिज़ोल्व होने के लिए इधर, ताकि आप सांस अच्छे से ले सको, और लास्ट रिजॉर्ट वहाँ पे सर्जरी रह जाती है। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है सूत्र नीति का। तो ये बेनिफिट हो गए सूत्र नीति के। और इसी के साथ आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। मैंने सब कुछ जो भी इम्पोर्टेंट था और जो भी सवाल आ सकते हैं सब कुछ कवर कर दिया है योगिक षटकर्म का। फिर भी अगर आपको कोई भी सवाल है जो क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया और आपको हेल्प मिली। अच्छे से तैयारी कीजिए। और हाँ, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और कैसा लगता है आपको मेरा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।